बेबाक, निष्पक्ष और स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दें। दोस्तों जय हिंद, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त तो हम लोग बनारस में पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है और यहाँ पर लंबे समय से बनारस में बीजेपी का ही कब्जा देखने को मिलता रहा है। संसदीय क्षेत्र बीजेपी के ही कब्जे में अक्सर देखने को मिलता है, लेकिन इस बार चुनौतियाँ कुछ और भी हैं। कुछ मुद्दे हैं लोगों के, बातचीत भी हम करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ एमआईएम के कैंडिडेट हैं दक्षिणी बनारस से परवेज़ कादिर खान। हम इनसे बात करेंगे कि आखिर इस बार के चुनाव को ये लोग कैसे देखते हैं, और भी तमाम बुनियादी मुद्दे हैं जो हम लोग इनसे जानने की कोशिश करेंगे। नेताजी, क्या लगता है इस बार एमआईएम कामयाब हो जाएगी? बिल्कुल, इंशाअल्लाह हर हाल में कामयाब होगी और ऐसा कामयाब होगी 10 तारीख को दुनिया देखेगी। जी, कितनी सीटें निकालेगी पूरे उत्तर प्रदेश में? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग 55 से 60 सीट जीतेंगे। 55 से 60 एमआईएम केवल। जी, बहुत से लोगों का ये भी कहना है, विरोधियों का, कि एमआईएम अपनी जमानत बचा ले वही बहुत है। ये तो उन लोगों को पता चलेगा 10 तारीख को कि किसकी ज़मानत बचती है, किसकी नहीं बचती है। ये तो अल्लाह अल्लाह के रसूल जानते हैं और बताएंगे, देखेंगे जब 10 तारीख को जब गिनती होगी ना, लोगों के आंखें के पट्टे और रातों की नींद चैन सब समाप्त हो जाएगा लोगों को। तो एमआईएम के पास बनारस में क्या मुद्दा है जिसके बल पर वो इलेक्शन लड़ रही है? मुद्दा तो इतना है ना, इतना मुद्दा है कि किसी ने कुछ तो किया ही नहीं है। जैसे आप देख रहे हैं, तमाम गलियों में चले जाइए, 1-1 फुट के गड्ढे हैं, तमाम सीवर बह रहे हैं। पानी पीने के लिए जो सीवर के पानी आ रहे हैं, आज से आज तक जितनी भी सरकारें की हैं, आज तक कोई कुछ विकास तो किया नहीं। मैं पूछना चाहता हूँ, ये मोदी का सांसदीय क्षेत्र रहा है, ठीक है, अभी भी है और अभी भी है क्षेत्र उनका, सांसद अभी भी हैं। क्या तो कल कारखाने उद्योग खोल दिया उन्होंने, कितने फैक्ट्री खोल दी, कितने लोगों को रोजी रोजगार दे दिया उन्होंने। आज तो कमाते कमाते हमारे बुनकर दस्तकार भाई या कमज़ोर वर्ग जो आम फहीम इंसान है, कमाते कमाते पेट भरने को अनाज भी नहीं जुटा पा रहा है, कमर टेढ़ी हो जा रही है, बेचारों को भूखे मर रहे हैं, भीख मांगने कगार पर आ गए हैं लोग। नहीं, सरकार कह रही भारतीय जनता पार्टी की कि हमने जो है 4 लाख से ज़्यादा नौकरियां भी दी। दिल्ली के मेट्रो में भी बाकायदा पोस्टर चस्पा मिला, विज्ञापन देखने को मिला कि 4 लाख से ज़्यादा लोगों को नौकरियां मिली। अनाज भी फ्री में बांट ही रहे हैं। इस तमाम चीज़ें वो लोग भी जवाब में कह रहे हैं। अनाज तो वो बट रहा है ना कि लोग जानवर भी ना जब पूछे ऐसे अनाज बांट रहे हैं, ठीक है। और 2 रुपए किलो के अनाज जो है कौन से किसान देता है? फ्री में दे रहे हैं अनाज। नहीं, वो तो जानवर भी नहीं पूछ रहा है। वो लोग लारे गाली अपने अपने बकरी बकरा का पेट भर ले रहे हैं, जानवरों का पेट भर ले रहे हैं, घोड़ों तबोला का पेट भरे, अपना पेट थोड़ी भर रहे हैं उस अनाज से। लोग उस अनाज से कुछ हो जाना है। तेल कहाँ पहुँच गया, घी कहाँ पहुँच गया, दाल कहाँ पहुँच गई, चीनी कहाँ पहुँच गया, तमाम चीज़ें कहाँ पहुँच गई। दिहाड़ी भर भी कमाना बड़ा मुश्किल हो गया है लोगों के लिए। आपने पेट्रोल डीजल कहाँ पहुँच गया, आपने देखा है? शहर में आप घूम रहे हो, आ रहे हो, जाइए आप कहीं जाकर लंच कर लीजिए, किस हिसाब से पहुँच गया है। अच्छा, जो नौकरी देने की बात हो रही कि 4 लाख से ज़्यादा योगी सरकार ने नौकरी दी है, उस बारे में क्या कहना चाहिए? वो सब स्कूल ऑफ गोपोलॉजी की पॉलिटिक्स कर रहे हैं योगी और मोदी दोनों। क्या कर रहे हैं? स्कूल ऑफ गोपोलॉजी की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। वो आप जैसे, मैं आपको नहीं कह रहा, आप जैसे कुछ मीडिया को खरीद करके पेड न्यूज चला करके वो लोग इस तरीके का काम कर रहे हैं, खाली शोबाजी कर रहे हैं। आप जैसे का क्या मतलब? हम आपकी बात देखें, आप मेरे भाई हो, तमाम जैसे बड़े बड़े पत्रकार हैं जिनको आपने सुनता होगा, गोदी मीडिया चल रहा है, ठीक है, उन लोगों को पेड न्यूज चला करके इस तरीके अपना प्रोपगंडा यहाँ से लेकर विदेशों तक चला रहे हैं, जापान लंदन तक दिखा रहे हैं। दिन भर एक ही नेता को दिखाते रहते हैं। चैनल खोलिए सबका। ओवैसी साहब ही आज तक पे न्यूज़ पे न्यूज़ 18 पे अक्सर नजर आते रहते हैं। ओवैसी साहब एक ऐसे नेता है ना कि वो चट्टी से लेके गांव तक, गांव से लेके शहर तक, शहर से लेके विधानसभा तक, विधानसभा से लेके दिल्ली तक, दिल्ली से लेके संसद भवन तक, हर उन दबे कुचलों की आवाज़ को सदन में इन लोगों की आंखों में आके डाल करके बात करने का काम करते हैं। मजबूरी है उनको दिखाना। ओवैसी साहब गोदी मीडिया इसीलिए दिखाती भी है। जी। अच्छा, रोज़गार को लेकर के बनारस में क्या कोई बुनकरों के मामले हैं? और तमाम बहुत से बच्चे यहाँ BHU भी है, पढ़ ले रहे हैं, लिख रहे हैं, उनके लिए इन फ्यूचर आप क्या देखते हैं? अगर एमआईएम आती है सत्ता में तो आप अपने एरिया के लिए क्या परिवर्तन करेंगे? एमआईएम आएगी ना तो हर ऐसी व्यवस्था लागू करेगी, शिक्षा है, चिकित्सा है, बेरोजगारी है, तमाम चीज़ें जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा करना, हर
उन वर्ग में सिर्फ MIM मुसलमानों की तो पार्टी है नहीं, हर दबे कुचले शोषित वंचित दलित किसान कुली सब के लिए काम करना सुना है क्या मिश्रा जी भी हैं, उनको भी आपकी पार्टी ने टिकट दिया है बनारस? हाँ बिल्कुल दिया है, वो भी लड़ उत्तरी से। जी जी तो इस बार फुल फॉर्म में दम नजर आ रहेंगे पूरा? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जिस क्षेत्र से लड़ रहा हूँ दक्षिणी विधानसभा से मैं प्रत्याशी हूँ, हमारे खिलाफ नीलकंठ तिवारी हैं। नीलकंठ तिवारी को तो एक मामूली सा बच्चा है, इधर दिले कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो योगी का सबसे चहीता उत्तर प्रदेश के अंदर मंत्री है। मेरे खिलाफ वो नीलकंठ नहीं लड़ रहा, योगी पूरी अपनी मशीनरी लगाए मेरे खिलाफ, और अल्लाह के रसूल ने चाहा कि मैं ऐसे लोगों की जमानतें जब्त करा दूंगा, और नीलकंठ का योगी मेरे खिलाफ आते तो मैं उनकी भी जमानत जब्त करा दूंगा। जी किशन जी को भी माना जा रहा है कि किशन जी वो लोग भी बहुत पावर में नजर आ रहे हैं और वो लोग भी बहुत चुनौती दे सकते हैं। वो चूंकि दरअसल क्या है, हम तो अखिलेश की बात कर रहे हैं ना, किशन तो एक बहुत नादान है, मैं अखिलेश की बात कर रहा हूँ। वो आगे लड़ लेते तो उनको समझ में आ जाता हमारे खिलाफ। जनता वोट देगी कैंडिडेट टू कैंडिडेट के अगेंस्ट ना। दरअसल बात ठीक है, आपने देख रहे कैंडिडेट तो वो भी देख लेंगे, सब लोग भगवाधारी रूप में चल रहा है, नहीं समझे? सब तो हर तरफ भगवा लैंड स्थापित हो चुका है, हर तरफ भगवा लैंड स्थापित हो चुका है। कपड़े की बुनियाद पे लोगों को पहचानने की बात जी जी, भगवा लैंड स्थापित हो चुका है। कहते हैं कि भगवा से पहचान लो, सफेद कपड़े से पहचान लो, हरे टोपी हरे गमछे से पहचान लो। देखा आइसलैंड, ग्रीनलैंड, ये लैंड वो लैंड होता है ना, इसी तरह इन लोगों ने हमारे धीरे धीरे मुल्क को भगवा लैंड साबित कर दिया है, क्या समझा? तो उसी चीज़ को ख़त्म करना है। जो हमारे बीच में, हमारे हिंदू भाइयों में, मुसलमानों में हम लोग जो मोहब्बत थी, इन लोगों ने उस मोहब्बत को ऐसी खाई लंबी खोद दिया, उस खाई को पाटने का काम मजलिस के रूप में परवेज़ कादिर करेगा इंशाल्लाह। ऐसा लगता नहीं है आपको कि बीजेपी जो है कपड़ों की बुनियाद पे जो है एक दूसरे को टारगेट करने की बात करती है, पहचानने की बात करती है कि भगवा कपड़ा पहन लो, तो आप भी तो भगवे के अपोजिट में हरा कपड़ा पहन कर चल रहे हैं? नहीं, मैं हरा इसलिए पहन के चल रहा हूँ कि दरअसल ये एक बहुत बड़ी शांति का प्रतीक चीज़ है। इधर देख ले, हमें मुल्क में हर जगह हरियाली दिखना है। जो आज खेतों में किसान मजबूर होकर के, सुन लीजिए, जहाँ पे एक तो घास भी नहीं उग पा रही, सब्जी उब्जी तो दूर की बात है, दाल चावल दूर की बात है, तो ये हरियाली हमें हर जगह लाना, इसलिए मैं पहना हूँ। शहर से लेकर गांव तक मुझे हरियाली लाना है। वो तो भगवा के तर्क में भी अलग अलग राय है ना कि शांति का प्रतीक है, ये तमाम तरह का प्रतीक है, वैसे ही आप भी अपोजिट में करेंगे? तो वो तो मजहबी दायरे के अंदर चल रहे हैं, हम तो विकास के दायरे में चल रहे हैं, वो मजहबी दायरे में तो चल नहीं रहा हूँ। हम तो एक विकास की बात कर रहे हैं, हम तो विकास लाने की बात कर रहे हैं। जब मुस्लिम क़यादत की जब बात आती है तो बहुत से सवाल उठते हैं, तमाम दलों के तमाम दल बात करते हैं मुस्लिम क़यादत की, लेकिन कहीं नज़र नहीं आती। उस बारे में क्या कहेंगे आप? बनारस को या अपने एरिया को आप एक मुस्लिम क़यादत पेश करेंगे? क्यों, मुसलमानों की पार्टी तो हमारी मजलिस तो है नहीं, तो ऐसे सब एक ऐसे सेकुलरिज्म कायम करने वाले आदमी, ऐसे सेकुलर नेता हैं, भारत के सदन में ऐसा कोई आदमी आज तक ना पैदा हुआ है ना होगा इंशाअल्लाह। 72 सालों में ऐसा नेता कोई नहीं पैदा हुआ है जो कि संविधान की रक्षा की बात करते हैं, लोगों के हर हकूक़ की बात करते हैं और हर एक वर्ग के हक की बात करते हैं। खाली वैसे से हमारे मुसलमानों की तो बात करते नहीं हैं। हाँ नहीं, बात दरअसल ये होने लगती है ना कि अपोजिशन के लोग कहते हैं कि भाई उनके तो नाम में ही मजलिस है, इत्तेहाद है, मुस्लिमीन है, यानी कि एक ऐसी पार्टी जो मुसलमानों के इत्तेहाद होने की बात करती है और उनकी पार्टी होने का दावा करती है नाम से। दरअसल क्या है भाई मेरे, कि चूँकि इन लोगों का, अच्छा इसके पहले हर आदमी यहाँ क्या करता था, किसको वोट पोलराइजेशन करता था, उन्हीं लोग को करता था जो अपने आप को सेकुलर का ढोंग नाचते थे, चाहे कांग्रेस के रूप में, सपा के रूप में, बसपा के रूप में, जो भी हो। आज चूंकि उनके पास 7% यादव वोट था, समाजवादी पार्टी वो भी 3.5% भाजपा को वोट पोलराइजेशन करता था। अगर किसी मुसलमान को टिकट मिल जाए तो वोट भाजपा को चला जाता था, चूँकि खाली उनका मुसलमानों का बेस वोट था, वही वोट था। अब वो उनके पीछे सरक गया, उनकी जमानतें अपने आप को बचाना मुश्किल हो जा रहा अखिलेश यादव वगैरह जैसे लोगों को, तो इसलिए वो हमको बी टीम, सी टीम, ये टीम, वो टीम कह रहे हैं। आपने देखा होगा बिहार के अंदर चुनाव हुआ, वैसे साहब ने मात्र तेजस्वी यादव से कहा कि मैं 10 सीट पे तुमसे अलायंस करना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी हैसियत क्या, तुम तो मुसलमानों की कवायद करते हो, उनकी क़यादत करते हो, तुम मुसलमानों के नेता हो, तुमसे मैं करूँगा, तुम्हारी औकात क्या है। ओवैसी साहब ने बिहार के अंदर 17 सीट चुनाव लड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह 5 सीट हम जीते, 12 में सेकंड फाइटर थे। ये बातें ऑन कैमरा उन्होंने बोली थी, वो तेजस्वी ने। अब ये हम लोग अपनी पार्टी की बात बता रहा हूँ ना, और लोगों ने देखा, अभी हम मिसाल आपको धैर्य रखिए, मैं हर चीज़ आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सब्र करिए। तो हम 5 सीट अल्हम्दुलिल्लाह जीते हैं, 12 पे सेकंड और थर्ड फाइटर हुए, ठीक।
अगर हम उनकी बी टीम सी टीम होते ना, बिहार की एक एक सीट पे चुनाव लड़ाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह तेजस्वी भी अपनी जमानत बचा ना पाते। क्यों कि हम सिर्फ उतनी ही सीट पे लड़े जितने पे हमको हमारा देखना था अपना वर्चस्व हमारा क्या है, हमारे मुस्लिम वोटर क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह जीते। और हिंदुस्तान की किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, विधानसभा के अंदर, कोई भी क्षेत्र में मजलिस के नाम पर कोई भी आदमी लड़ेगा तो 10-5 हज़ार वोट के मोहताज नहीं होगा। हमने तो नहीं लड़ा हर सीट पर, और तब बिहार हो तुम हमारे ऊपर मत हो। ठीक, अब बिहार का, अब बंगाल का चुनाव देख लीजिए, हमारा पीरजादा प्रदेश अध्यक्ष होता है, वहाँ चुनाव होता है, मात्र 6 सीट पर ओवैसी साहब ने प्रत्याशी घोषित किया था, वो भी वापस ले लिया। क्या अगर हम वहाँ एक एक सीट बी टीम सी टीम होते थे, हर सीट पर चुनाव लड़ाते ना, क्या हम तो वहाँ क्या औकात थी ममता अपनी सरकार बना लेती? सेकुलरिज्म हमने कायम किया है। वो तो नेताओं की अपनी ढकोसलेबाजी होती है, ए टीम बी टीम सब कहते हैं, लेकिन सभी के जो है पीठ आपस में सटे होते हैं, हम लोग तो ऐसा ही समझते हैं। नहीं तो अब हमको कोई और नहीं ना कह रहा है, ये वही लोग कह रहे हैं हमारे आपके बीच के लोगों को, कुछ लोगों को खरीद करके वो हमको कहलवा रहे हैं हमारे ही आपके बीच के लोगों से। मैं चाहता हूँ उन लोगों से मेरी प्यारी प्यारे आवाम होशियार रहे, क्योंकि हमारा मुस्तकबिल अब देखना है। क्यों हमने कई मरतबा आज 72 सालों से किसको वोट दे रहे पोलराइजेशन, सन 1951 से लेकर के या मुल्क आज़ाद होने से लेकर अब तक हम उन्हीं को वोट पोलराइजेशन कर दें। हमारे बच्चों कितना IAS IPS PCS, कितना थानेदारी, दरोगा, पुलिस, PSC, कहाँ वाचनालय, पुस्तकालय, रोडवेज, कहाँ तुमने सर्विस दी? नहीं, आप सांप्रदायिकता का तो विरोध करते हुए बिल्कुल, हाँ, कम्युनिज्म का बिल्कुल जी। मतलब धर्म देख करके जो लोग वोट देते हैं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और जाति धर्म की राजनीति इस हिंदुस्तान के अंदर ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली है, ये सब ज़मींदोज़ हो जाएंगे। और ये जो भाजपा तो फिर ये जो लोग कहते हैं कि भाई 70 साल से फलाना को आप वोट देते आए हो, तो वो बात किसको कह रहे होते हो? कह रहे होते हो मुसलमानों के लिए वो बात। अब तो यही कह रहे होते हैं ना कि भाई आप इतने साल तक फलाने को वोट देते आए हो, अब हमको दो, हम आपकी क़यादत करेंगे। ये भी तो सांप्रदायिकता नहीं, सांप्रदायिकता नहीं है, वो मजहब की बुनियाद पे वोट देने की बात के नाम पर हमको लूटते चले आ रहे हैं। क्या ज़रूरत थी ओवैसी साहब को पार्टी बनाने की? अगर आप यही कहते, क्या ज़रूरत थी जो अगर ये लोग अगर सेकुलरिज्म सही तरीके से कायम करना चाहते हैं? आप देख ले, दाढ़ी टोपी के नाम पर मारा जा रहा है, इतने बड़े बच्चों को लेकर के छोटी सी टोटी पर जो है कि मार दिया जा रहा है, सेब सब्जी बेचने वाले ले जाके लॉकअप में मार दिया जा रहा है। तमाम तरीके के आप देख रहे हैं, जहां हमारी बुनियादी चीज़ होती है हम सफ़र करना मुश्किल हो जा रहा है। ऐसी कौन सा ऐसी सेकुलर पार्टी है जो बोली है? हमारे पक्ष में कौन बोल रहा है? मैं आपको पूछ रहा हूँ, 6 दिसंबर सन 1992 को बाबरी मस्जिद शहीद होती है, ठीक, और बाबरी मस्जिद पे सबसे पहला हथौड़ा चलाने वाला साक्षी महाराज को इन सेकुलर पार्टी समाजवादी पार्टी ने अपने पार्टी में राज्यसभा का मेंबर बना दिया। और ये नहीं, जो बाबरी मस्जिद का सबसे बड़ा हत्यारा कल्याण सिंह, उसको इस्तकबाल करते हुए कालीन बिछाते हुए आप अपनी पार्टी में लाकर राज्यसभा मेंबर बना देते हैं। उनकी चहेती कुसुम राय को आपने विधान परिषद का मेंबर बना दिया। क्या किया? जख्म पे जख्म को देते हैं। बड़ी मुश्किल से काटो, PCS अधिकारी मुसलमान होता है। इनका पाला हुआ प्रतापगढ़ का राजा गुंडा, जिसको क्या कहते हो, राजा भैया क्या कहते हैं, मैंने राजा गुंडा फेमस है ना, वहाँ होगा, किसी के लिए होगा, अपने लिए के नहीं है, तो हमारे लिए वो सब कोई मतलब नहीं है उस सब की। तो उसने क्या काम किया? एक जाउल हक साहब को, एक मुसलमान DYSP होते हैं, नंगा करा के गोली मारने का काम करता है। क्या किया अखिलेश, क्या किया समाजवादी पार्टी ने, क्या किया उन सेकुलर लोगों ने? उल्टे उसको कैबिनेट मंत्री बना दिया, पूरे उत्तर प्रदेश कारागार मंत्री बना, फूल मालाओं से नवाज दिया। मुसलमानों को, अधिकारियों को मारने का ये इनाम दिया है समाजवादी पार्टी। और यही नहीं, सेकंड गुजरात तुमने बना दिया मुजफ्फरनगर को, हजारों मुसलमानों का खुलेआम कत्लेआम हो जाता है, 2000 घर जला के राख कर दिए जाते हैं, 2100 मुसलमानों को हवालात में बंद कर दिया जाता है। यही समाजवादी पार्टी की सरकार में तुम जख्म पे जख्म को देते गए, तो कहाँ से हम तुम्हारे जो अब हैं, अब लोगों ने, अब सपा कांग्रेस जैसे इन सेकुलर पार्टियों का लोग झंडा फेंकना शुरू कर देंगे। मैं यकीनन बता रहा हूँ, वो वक्त आ गया है। क्योंकि आप ये उम्मीद करते हैं कि जो जितनी नफरत, कट्टरता जो बाकी दलों ने फैलाई है, वो कट्टरता आपकी पार्टी नहीं फैला रही ना, वो हम सब समाप्त करें। हम तो लोग हमारे लिए फूल लेके खड़े हैं। आपको लगता है कि इस तरह के लोगों को जेल होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब भी 15 मिनट का भाषण दे रहे थे, अब तक तो वो घूम रहे हैं।
अकबरुद्दीन साहब ने ऐसा कोई वाक्य भी बोला भी नहीं है। बोला था ना 15 मिनट के लिए हटा लो। नहीं, वो ऐसी बात पे नहीं बोला था। 15 मिनट में किस चीज़ को हटाने के लिए बोला था कि इन जैसे शैतानी ताकतों को हटाने के लिए बोला था। वो तो सूरह नास वगैरह पढ़कर भी शैतानी ताकतों को हटाया जा सकता है। हाँ, तो सूरह नास उन्होंने तो कुछ और भी बोला था। चारों कुल पढ़ लेंगे वो। हेलो, वो ऐसा कुछ किसी के खिलाफ नहीं बोले थे। ये गलत तरीके से मीडिया ने पेश किया था, जिसको उनके ऊपर सारी बातें आरोप भी लगा और सारी बातें कोर्ट ने बाइज्जत बरी भी कर दिया। और उन्होंने देख लीजिए। मैं अकबरुद्दीन की बात बता रहा हूँ, एक ऐसी बड़ी ये आज ही कल में बाइज्जत बरी किया क्या? क्योंकि हम लोगों को अपडेट नहीं मालूम, बहुत दिन हो गया। बाइज्जत बरी हो गया उसके अंदर। वो चूंकि गलत आरोप था इसलिए बरी हो गए, क्योंकि मीडिया ने गलत तरीके से पेश किया था उनको। जी। अच्छा, तो इस बार लगता है कि आप बनारस में जमानत जब्त कर देंगे? इंशाल्लाह। सभी पार्टियों को मेरे खिलाफ है ना, जो भी ये तो बहुत है। मैं तो योगी को चैलेंज किया था, आके मेरे खिलाफ लड़ो। विस्तार कॉरिडोर बनाया था ना उन्होंने। गोरखपुर से आप चले गए होता, लड़ लिए। वो आए थे यहाँ पहले दक्षिणी में, उन्होंने ऐलान किया था। जब मालूम है MIM का टिकट का अनाउंस होने के बाद नहीं, उनको जब मालूम है परवेज कादरी MIM का प्रत्याशी लड़ रहा है, तो भागे सीधे मठ में, सीधे वो मठ में भागे। हमने तो सुना था कि अयोध्या से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। वो बनारस में था। चूंकि अयोध्या का तो मसला उन्होंने अब चित पर करके काम को दूसरे तरीके से अंदाजे पेश किया। अब ज्ञानवापी के पीछे पड़े थे लोग, कुछ दिन मथुरा का पीछे, तो वो इनका प्लानिंग यही थे दक्षिणी में। जब मालूम है परवेज कादिर लड़ा मजलिस से, तो उनको भागना कहीं और पड़ा। तो जहाँ वो गए थे आपको वहीं से लड़ लेना चाहिए था। उनको भी समझ में आ जाता कि वो किससे लड़ रहे हैं। देखिए, ये मुल्क मेरा है, शहर मेरा है, वतन मेरा है, देश मेरा है। गोरखपुर अपने ही देश में है। नहीं, पहले मेरी बात सुन ले। वो शहर तो मेरा है ना, यहाँ जो आएगा मैं उसकी खबर लूंगा मजे से। अल्हम्दुलिल्लाह ऑटो के माध्यम से जनता उनको बता देगी कौन किससे कितना प्यार करता है। आप भी अपने शहर से लड़ रहे हैं, वो भी अपने शहर से। हाँ, तो इसीलिए तो क्या करने यहाँ आए थे, क्या करने यहाँ आ रहे थे बार बार लड़ने के लिए। और कोई कहीं भी चला जाए। अरे वो तो उनको छोड़ दीजिए। मोदी जी आए ना यहाँ पर आपके, अब तो जैसे लोग कहते हैं ये उनका गढ़, वो तो गुजरात से है। गढ़ परवेज कादिर का यहाँ पर है। वो तो देश में कोई कहीं से भी लड़ लेगा चुनाव। बस तो इसी तरह है। अब देखा जाएगा, आने वाला वक्त बताएगा सबको। तो ये थे कैंडिडेट हैं MIM के परवेज कादिर खान। बातें अभी जो भी हुई हैं आपने सुना इन चीज़ों को लेकर के। दावा है कि इस बार MIM जो है बहुत सीटें निकालेंगी और बनारस से तो बिल्कुल अपोजिशन का सफाया हो जाएगा और MIM जो है हरा झंडा बिल्कुल लहराता हुआ नज़र आएगा। दावे बहुत से होते हैं, लेकिन जनता जब वोट देने जाएगी तब वो ये भी देखेगी कि सबकी अपनी अपनी पर्सनालिटी क्या है, सबके अपने अपने वादे क्या हैं, बातें क्या हैं, और दावे तो वो देखेगी ही। फिलहाल आने वाला वक्त बता देगा कि कौन कितने पानी में है और किसका ज़मानत जब्त होने वाला है। अपने सहयोगी ब्रिजमोहन के साथ बनारस से शम्स तबरेज़, टाइम्स मेल। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।